हेलो डॉक्टर। सेहत और जिंदगी हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान नईम। आदाब कबूल कीजिए। सामीन, आज का मौजू है आंखों के मुतालिक आम बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। इसके मुतालिक आप भी सवालात कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर खुशी तहलियानी, सीनियर आई सर्जन, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली के। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और स्टूडियो में आप तशरीफ लेकर आए। जी शुक्रिया। डॉक्टर तहलियानी, देखिए आज चूंकि मौजू तो हमने बता ही दिया, आंखों से मुतालिक आम बीमारियां। जी, सबसे पहला हमारा जो सवाल है वो आपसे यही होगा कि आम बीमारियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि आंखों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे सामीन को आप ये बताएं कि खास तौर पे मतलब किन का जिक्र किया जा सकता है। जिस तरीके से हमारे देश, हमारे मुल्क में नहीं अन्य मुल्कों में सबसे कॉमन बीमारी जिसे मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, सफेद मोतियाबिंद, ये एज रिलेटेड डिजीज है जो कि एज से आपको मरीजों में देखी जाती है और ये सामान्यतः दोनों ही लिंगों में पाई जाती है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसके अलावा हमारे ग्लूकोमा जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, ये मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा हमारी और सिस्टमिक डिजीज की वजह से जो डिजीज हमारी आंखों में इफेक्ट करती हैं वो है उक्त रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, और सेकंड डायबिटीज। ये दो बीमारियां ऐसी हैं मोस्ट कॉमन। इसके अलावा भी काफी बीमारियां हैं, पर ये मोस्ट कॉमन दो बीमारियां हैं जो कि हमारी आंखों का जो पर्दा होता है उस पर ये असर डालती है। अच्छा, आपने बताया जैसे कि ये मोतियाबिंद के मुताबिक कैटरेक्ट या ग्लूकोमा दोनों के, इन दोनों में जो बुनियादी फर्क है वो क्या है? जिस तरीके से हम सबसे पहले अगर बात करें सफेद मोतियाबिंद, इसके अंदर जैसे कि एज रिलेटेड, जैसे कि हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे आंखों के अंदर जो नेचुरल लेंस है उसकी सफेदी को हम मेडिकल लैंग्वेज में मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें अगर मरीज समय रहते हुए ऑपरेशन करा ले तो उसकी विजन बड़ी अच्छी विजन आ जाती है और 90 to 95% में सेम विजन जो कि आपके अडल्टहुड में विजन होती है, सेम विजन आने के चांस रहती हैं। एक तो ये होगी। सेकंड, हमने बताया कि आंखों का प्रेशर बढ़ना, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उसके वो डिजीज अलग है। उसमें यह है कि या तो आंखों के जो लेंस के पीछे जो आपका विट्रस में का प्रेशर बढ़ जाए, या लेंस के आगे जो आपका स्पेस होता है जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है, उन दोनों में से किसी का भी अगर ड्रेनेज ठीक तरह से नहीं हो रहा और ड्रेनेज न होने की वजह से उसकी वजह से आंखों में प्रेशर दबाव पड़ रहा है, उसे काला मोतिया ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। और हम अपने सामीन को ये भी बताना चाहेंगे कि जो आंख का प्रेशर डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये आंख का अपना प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से इसका रिलेशन नहीं, ज्यादा रिलेशन नहीं होता। पर ये अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो आंखों का प्रेशर बढ़ा सकता है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। अदर फैक्टर इन्वॉल्व, जैसे मैंने कहा कि अगर ड्रेनेज ठीक तरह से नहीं हो पा रहा, जिसमें हम कहते हैं कि एंगल क्लोजर कहते हैं कि ड्रेनेज नहीं हो पाता। और सेकेंड होता है ग्लूकोमा, दो तरीके की वैरायटी होती है। एंगल क्लोज की वजह से ड्रेनेज नहीं हो पाता, एक ओपन एंगल, कोई अंदर आंख की कोई स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी वगैरह हो तो उसकी वजह से उसको ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। दोनों का मैं इसलिए डिफरेंस कर रहा हूं कि दोनों का ट्रीटमेंट वाइज हम अलग अलग है। क्योंकि अगर एंगल क्लोज है तो हम एंगल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, या तो हमारे जैसे कि ब्राउन कलर का पोर्शन जिसको आयरिस कहते हैं उसमें हम छेद कर दें ताकि उसका ड्रेनेज ठीक तरह से हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। जी, प्रेशर कम हो जाए। अगर ओपन एंगल है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ना हो मेडिकल थेरेपी कामयाब तो हम सर्जरी ऑप्शन करते हैं। चलिए, इस मुतालिक डॉक्टर साहब आपसे और बातचीत जारी रहेगी। इस बीच लाइन पे एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हाँ जी बताएं जी। कौन सा बात करें, नाम बताइए। मैं विनय गुप्ता बोल रहा हूँ साहब, माथुर रोड बहेड़ी से। जी, बहेड़ी से विनोद गुप्ता जी। विनय गुप्ता जी, बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में सेहत और जिंदगी में। शुक्रिया साहब। क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट से, आप बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो नमस्कार जी। डॉक्टर सुन रहे हैं आपकी बात जी। मैं पूछना चाह रहा था कि साहब हमारे यहाँ लोग आंखों में काजल और सुरमा भी बहुत लगाते हैं, क्या ये ठीक है? जी, काजल और सुरमा जो आंखों में लगाया जाता है, क्या वो सही है, दुरुस्त है लगाना? ये इनका सवाल है। जी। विनय जी का सवाल है ये।
जिस तरीके से इनका क्वेश्चन पूछा गया, ये काफी लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि काजल या सुरमा हमारी आंखों पे क्या इफेक्ट डालता है। यूजुअली हमने देखा होगा कि गांव की औरतें या कोई भी काजल सुरमा लगाने की आदत होती है, परंतु ये आदत बहुत ही गलत आदत है। इससे ये होता है कि अगर हम काजल या सुरमा आंखों की पलकों पे लगाते हैं तो हमारी आंखों की पलकों के आसपास जहां से हमारे आई लैशेस निकलती हैं, वहां पर छोटी छोटी सी ग्लैंड्स होती हैं, जहां पर से हमारी आंखों का कोई भी सीक्रेशन या गंदा कोई पदार्थ होता है तो वहां से बाहर आता है। अगर आपने वहां पर एज ए काजल, एज ए लाइन की तरह लगा दिया तो उसकी ग्लैंड की जो ओपनिंग होती है बड़ी स्मॉल होती है, तो उनकी ग्लैंड्स की ओपनिंग बंद हो जाती है, जिस तरीके से वो ठीक तरह से वो डिस्चार्ज बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को रिकरेंट मतलब बार बार इन्फेक्शन होने के चांस, स्वेलिंग वगैरह होने के चांस रहते हैं। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि ये काजल सुरमा का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अब इसमें एक बात और है डॉक्टर साहब, खवातीन जो है वुमेन्स आमतौर पे काजल का इस्तेमाल करती है मेकअप के तौर पर जी, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह से, मतलब फिर वो उसका कोई ऑल्टरनेट है? जिस तरीके से आप अगर काजल थोड़े टाइम तक अगर किसी शादी या पार्टी में जा रहे हैं तो अगर आप थोड़ी देर के लिए काजल वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो इट इज परमिसेबल, बट फॉर लॉन्गर टर्म ये परमिसेबल नहीं है। अगर आप मेकअप जब उतारने के लिए अगर आप यूज कर रही हैं तो सॉफ्ट टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और जहां पर आपने काजल लगाया उसको अच्छी तरह से वाइप आउट मतलब क्लीन कर दें, ताकि वो जैसे कि ओपनिंग को ब्लॉक ना कर पाए वो। तो थोड़े समय तक आप यूज कर सकते हैं, पर डेली यूज करने से आपको ये हो सकते हैं कि ओपनिंग ब्लॉक हो जाए और आपको इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो आप रेगुलर यूज इसका प्रयोग ना करें तो उचित रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हम बात कर रहे थे मोतियाबिंद के मुतालिक और बात चल रही थी हमारी सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद। जी, तो काले मोतियाबिंद के मुतालिक जो ग्लैकोमा जिसको कहा जाता है, ग्लूकोमा जो है, उसमें एक तो बुनियादी फर्क आपने बताया था, दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन एंगल और एक क्लोज्ड एंगल। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि इनका ना ट्रीटमेंट वाइज इनका अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाता है कि ओपन एंगल है तो अलग ट्रीटमेंट रहेगा, क्लोज्ड एंगल है तो अलग ट्रीटमेंट रहेगा। जो उसका रीजन है, वजह है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका इलाज मुमकिन है। जी। और ये तो बात हो गई कैटरेक्ट से मुतालिक। और इसमें कैसे मतलब मरीज को ये पता चलता है डॉक्टर साहब कि ये उसका मोतियाबिंद हो रहा है? जिस तरीके से हम सबसे पहले हम सफेद मोतियाबिंद जो कि बहुत ही कॉमन है हर मुल्क में, इसमें सबसे पहले मरीज तो एज उसकी ज्यादा होती है, जैसे कि अगर आप 60 साल से ऊपर है, मरीज ये कहता है कि मुझे दूर की चीजें साफा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसके अलावा वो कहते हैं कि मुझे जैसे कि ट्यूबलाइट या किसी लाइट की तरफ देखती हैं तो मुझे चारों तरफ से रंगीन गोले वगैरह दिखाई देते हैं। तो इन मरीजों में हम उनका पूरा दवाई डाल करके पुतली फैला करके एग्जामिनेशन करते हैं ताकि हम पता लगा पाएं कि किस तरीके का मोतियाबिंद है। की हम करते हैं, ग्रेड 1 है, उसके हिसाब से हम उसका फिर सर्जरी, ऑप्शन तो सर्जरी ही है। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि यंग लोग जो कि खास करके स्टेरॉइड वगैरह का उपयोग करते हैं किसी बीमारी की वजह से या कोई एथलीट अपनी बॉडी बिल्डिंग वगैरह करने से स्टेरॉइड का भी आंखों में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी मोतियाबिंद अर्ली एज में देखा गया। जी। एक कॉलर है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन साहब? हेलो, नईम जी, आदाब। जी आदाब जनाब, नाम बताइए। डॉक्टर साहब को भी आदाब जी, मैं हरजिंदर सिंह भाटिया, जमशेदपुर। हरजिंदर सिंह भाटिया साहब, आपका खैर मकदम है सेहत और जिंदगी प्रोग्राम में। क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? मेरा सवाल है सर, मेरी 3 दिन पहले मेरे वाइफ का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा जी, तो ये कब तक है और रसोई में कब तक आ सकती है? क्या क्या परहेज, खाने पीने में भी कुछ? जी, 3-4 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। जी, तो आपका सवाल डॉक्टर साहब ने सुन लिया है और बताएंगे। खाने पीने में परहेज ये मालूम करना चाह रहे हैं। 3-4 दिन पहले ही कैटरेक्ट का ऑपरेशन इन्होंने कराया है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है आपकी अहलिया की? उम्र है 64। 64 साल की हैं वो। जी, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये 60 साल के ऊपर मरीजों में मोस्ट कॉमन पाया जाता है। इनकी बीवी की उम्र 64 ईयर्स है। इसके सबसे पहले तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि किस पद्धति से इनका ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पुराने जमाने में या अभी भी कई गांव वगैरह में टांके वाला ऑपरेशन होता है, इसमें थोड़ी सी परहेज होती है, घी तेल वगैरह की रिस्ट्रिक्शन होती है। परंतु अगर नई टेक्निक से हुआ है जिसको हम कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन से हुआ है, तो इसमें
खाने पीने की ज्यादा परहेज नहीं रहती। इससे मरीज को जैसे कि घी, तेल या मिर्ची वगैरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। केवल इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है कि अपनी आंखों को धुएं या गंदे पानी से बचाएं। जैसे कि हम आदमी लोग हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो स्मोकिंग वगैरह ना करें, या कोई आपके कोई पास वाला कोई स्मोकिंग कर रहा है तो अपनी आंखों को धुएं से बचाएं जी। सेकंड ऑप्शन है कि ऑपरेशन वाली आंख को बार बार टैप वाटर या पानी से धोने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो टैप वाटर या कोई भी पानी होता है उसमें बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, तो इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी आंखों को धुएं से बचाएं, गंदे पानी से बचाएं। अगर आप बालों को धो रहे हैं, शैम्पू वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि गंदा शैम्पू का पानी या साबुन का पानी आपकी आंखों में चला जाए। अगर आप अभी ऑपरेशन को 3-4 दिन हुए हैं, अगर बाल वगैरह भी धोने हैं तो पीछे से बाल धोएं, ताकि साबुन का या शैम्पू का गंदा पानी आंखों में ना जाए। बाकी खाने पीने में ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। अगर कोई बीमारी वगैरह नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर या, तो रिस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से कोई नहीं रहती जी। बहुत बहुत शुक्रिया हरजिंदर सिंह भाटिया साहब, आप फोन करने के लिए। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बात हम जानना चाहेंगे, ऑपरेशन के बाद चूंकि लेंस नया लगता है, तो क्या आंख को जैसे अक्सर वो बेशतर लोग उससे मलते हैं, तो क्या ऐसा मतलब उससे बचना चाहिए? आंखों को यूजुअली ना ही मलें तो अच्छा है। अगर आपको इरिटेशन या कुछ हैवीनेस लग रही है तो आप स्वच्छ जल, जैसे कि आरओ वाटर, या अगर नहीं है आपके घर में आरओ वाटर, तो पानी को थोड़ा सा बॉयल करके ठंडा करके उससे आंखें धोएं, तो आपको रेगुलरली इसका यूज कर सकते हैं। आंखों को रगड़ने से ये होता है कि जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी आपके कंजक्टिवल स्पेस में कोई फंसी हुई है, तो वो आंखों को रगड़ करके नुकसान कर सकती है। तो आंखों को रगड़ने की कोई, चाहे ऑपरेशन किया आपका हुआ है या नहीं हुआ, तो आंखों को कोई रगड़ने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ जल से धोएं, डेट इज मोर देन इनफ। और एक बड़ी आम बीमारी आंखों की जो होती है कंजक्टिवा, यानी कि आशुभे चश्मे, जिसे कहते हैं आंख आने लगी जी, ये आम लैंग्वेज में या आम जबान में इसे बोला जाता है, उसका क्या वजह होती है उसकी डॉक्टर साहब? जिस तरीके से आपने बताया कि आंखों का लालीपन होना, इसको कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। ये हर एज ग्रुप में देखी जाती है, चाहे बच्चा हो, चाहे मिडिल एज का हो, चाहे वृद्धावस्था हो, या मेल हो या फीमेल हो। इसमें ये होता है कि हम जैसे कि मेट्रो में रहते हैं, धुएं वगैरह, पोल्यूशन वगैरह से इन्फेक्शन हमारी आंखों में हो जाता है, या किसी अन्य मरीज को कोई कंजक्टिवाइटिस, उसके हाथ छूने वगैरह से, या तो उसके कोई रुमाल वगैरह यूज करने से भी इन्फेक्शन ये फैलता है। तो कंजक्टिवाइटिस ये आमतौर पे देखी जाती है। इसमें मरीज को क्या होता है, इसमें आंखों का लालीपन, भारीपन, आंखों में से पानी आना, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं। तो अगर इस स्थिति में अगर है तो आप तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह लें, और इसके हिसाब से नेत्र रोग विशेषज्ञ आपको एंटीबायोटिक और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कुछ आई ड्रॉप्स देंगे, जिसे आप अगर 5 to 7 डेज तक यूज करेंगे तो आप उसको कंजक्टिवाइटिस को आप अपने पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप कंजक्टिवाइटिस से अगर आप परेशान हैं तो अपना रुमाल वगैरह जो है या और भी जो कांटेक्ट के सामान होते हैं दूर रखें, ताकि आपके घर के और परिजन वर हैं उनको भी होने के चांस एक दूसरे को लगती है जी, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात रखें। अपना रुमाल जो है उसमें वो अलग रखें, कोई दूसरा इस्तेमाल ना करें, या आपका चश्मा हो गया, चश्मा, टॉवल, रुमाल, जो कि दूसरों को ना दें। इस बीच लाइन पर एक और लिसनर है, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन सा बात करें? सर मैं अबरार खान बोल रहा हूँ, मुकाम चालक जी। अबरार खान साहब, आपका खैर मकदम है सेहत और जिंदगी प्रोग्राम में। क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट से? सर आपसे बहुत तमन्ना थी, माशाल्लाह आवाज की आज पूरी करा दिया। जी चलिए, आपसे तो बात करके हमें भी अच्छा लग रहा है, और हम चाहेंगे अब आप अपना सवाल बताइए। और सर साथ में उर्दू सर्विस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ऐसे प्रोग्राम शुरू किया है। जी आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार सर, मेरे पिताजी के दोनों आंखों में मोतिया मिला है, जिसका ऑपरेशन हुआ। नमस्कार सर। जी सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बताइए। औरंगाबाद में। जी सर उसमें लेंस डाले, लेकिन लेंस फेल हो गई। अच्छा, लेंस डले थे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। फेल हो गए सर जी। अभी चेक किया सर जी। तो उन्होंने बताया कि भाई आपके एक आगे ऑपरेशन कर सकते हैं हम। अच्छा तो जी हाँ सर, वो चेक किया उन्होंने। अभी आप अपना रेडियो सेट बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, आपकी आवाज जो है बीच बीच में कट रही है। जी हाँ बताइए जी। सर वो ऑपरेशन करना चाहिए कि लेंस को डबल
कर सकते। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं कि लेंस मतलब वो कहते हैं ऑपरेशन जो है कामयाब नहीं हुआ मतलब क्या लेंस नहीं डाला उस मरीज के अंदर, या कामयाब किस तरीके से नहीं हुआ? मैं समझ नहीं पाया इनका क्वेश्चन। जी, अगर इसमें लेंस डला है डॉक्टर साहब जी, लेंस अगर डला है, जैसे ये कह रहे हैं कि लेंस डला है, तो वो कामयाब किस वजह से नहीं हुआ? क्या जैसे कि हमने बताया कि अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो जहां पर हम लेंस प्लेस करते हैं पीछे एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसको हम पोस्टीरियर कैप्सूल कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अगर ड्यूरिंग सर्जरी अगर उसको कोई डैमेज हो जाता है या कोई रप्चर हो जाती है तो ये चांस होता है कि हम लेंस उसको ठीक तरह से हम पोजीशन ना कर पाएं। तो इसमें ये चांस होती है कि उनका लेंस सिरकने की चांसेस होते हैं कि लेंस इधर से उधर हिल जाए। अगर लेंस इधर का हिल गया है या पीछे रेटिना में गिर गया है तो इसको हो सकता है कि वो सर्जरी कामयाब नहीं करेंगे। इस स्थिति में हम ये करते हैं कि अगर लेंस पीछे ड्रॉप हो गया है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं लेंस ड्रॉप, इसको हम फिर विट्रोरेटिना सर्जन इनको क्या करते हैं, इनको मशीन के द्वारा विट्रस निकाल करके उस लेंस को निकाल देते हैं। फिर हम दोबारा लेंस डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की पेशेंट की आई की कंडीशन है हम सेकंड सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सेकेंडरी आईओएल डाल सकते हैं। या तो वो सूचर के द्वारा फिक्स किया जाता है ताकि वो पोजीशन से हिले ना, क्योंकि जहां झिल्ली अगर वो डैमेज हो गई है तो हिलने के चांस रहते हैं, तो इसलिए हम इसको सूचर से फिक्स कर देते हैं टांके लगा करके, ताकि वो लेंस अपनी जगह से हिले ना। इसको हम सेकेंडरी आईओएल या स्केलर फिक्सेशन आईओएल के नाम से भी जानते हैं। और सामीन, आप तो जानते हैं कि आंखें हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है। बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की हमारे लिए, और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और आज इसी मौजू के हवाले से हम बात करें आंखों के मुतालिक आम बीमारियां, वजूहात, बचाव और इलाज। और जो भी सामीन अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से करना चाहते हैं उनके लिए नंबर बता देते हैं। फोन नंबर 01123421083। आज नंबर हमारा थोड़ा सा तब्दील है, और एक बार फिर बताएंगे 01123421083। और बैरून मुल्क के सामीन व्हाट्सएप के जरिए अपने सवालात हमें तहरीर कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है +91 8130913554। और आंखों के लिए कहा जाता है कि कितनी खूबसूरत नेमत ऊपर वाले ने दी है हमें, तो हम चाहेंगे सामीन को एक नगमा सुनवा देते हैं, उसके बाद इस मुतालिक बातचीत जारी रहेगी। फोन कॉल्स भी हम लेंगे। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, अगर ये कहीं मुस्कुरा दे तो क्या हो। लगी है यूं ही आग दिल में तुम्हारे, हम एक और बिजली गिरा दें तो क्या हो। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, इशारों से छेड़े के हंस कर सताए, हंसी है मोहब्बत की सारी खताएं। इशारों से छेड़े के हंस कर सताए, हंसी है मोहब्बत की सारी खताएं। तुम्हारी खताओं को हम जानते हैं, खताओं से पहले सजा दें तो क्या हो। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी। जो पास आ गए हो तो दामन न छूना, कहीं शौक दिल का न हो जाए दूना। जो पास आ गए हो तो दामन न छूना, कहीं शौक दिल का न हो जाए दूना। मोहब्बत में ये कैद ये शर्त कैसी, कोई शर्त हम भी लगा दें तो क्या हो। लगी है यूं ही आग दिल में
से छोटा सा पैगाम दे दो, तड़पते हुए दिल को आराम दे दो। निगाहों से छोटा सा पैगाम दे दो, तड़पते हुए दिल को आराम दे दो। अभी से ये आलम है बेताबियों का, जो थोड़ा बहुत आसरा दें तो क्या हो। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, अगर ये कहीं। जी हाँ, आंखें तो वाकई खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी केयर करना, इनका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज बनता है। और आज इसी मौजू के हवाले से हम सेहत और जिंदगी लाइव फोन इन प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर खुशी ताहिलियानी से। आप सीनियर आई सर्जन हैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के, और आप भी अपना कोई सवाल हो तो उनसे कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01123421083। तो डॉक्टर साहब, आजकल एक बात बहुत देखी जाती है, हर तीसरे चौथे बच्चे को बहुत कम उम्र में चश्मा लग जाता है जी। यानी कि बीनाई की जो कमजोरी वो एक आम हो गई है। इसकी खास वजह क्या है? जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट तो कर रही है, पर इसके साथ हमारे कुछ डिजीज भी लेकर आ रही है। जिस तरीके से ओबेसिटी हो गई, और उसमें से एक मोस्ट कॉमन है रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि आजकल बच्चों को देखा होगा, चाहे छोटा सा बच्चा हो, 1 साल का हो, चाहे उससे बड़ा हो, व्हाट्सएप ये सब मोबाइल वगैरह पे गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, और वो भी बिल्कुल निकट जाकर के वो मोबाइल वगैरह से गेम खेलते हैं, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही दुष्ट परिणाम लेकर आता है। इसमें ये हो जाता है कि हमारा आंखों का जो प्रॉपर अकोमोडेशन है वो ठीक तरह से बच्चे का विकसित नहीं हो पाता, जिस तरीके से बच्चे को फिर वो आगे जाकर रिफ्रैक्टिव एरर से सामना करना पड़ता है जी। तो इसमें ये होता है कि बच्चे को जैसे स्कूल गोइंग एज में जैसे है कि बच्चा ये कंप्लेन करता है कि मेरे को ब्लैक बोर्ड ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा, तो ये मोस्ट कॉमन रहती है। और आंखों, जैसे कि मैं कोई दूर की चीज देख रहा हूं तो मुझे हेडेक वगैरह हो रहा है। अच्छा। तो काफी तरह देखा गया है कि पेरेंट्स नजरअंदाज कर देते हैं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता इसलिए थोड़ी कंप्लेन कर रहा है, पर इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अगर आपने अर्ली स्टेज में अगर बच्चे का पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑप्थेमोलॉजिस्ट या आई सर्जन से प्रॉपर करवाएं, हो सकता है कि उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो, और बच्चे को अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो उस नंबर का चश्मा एडवाइस करें अर्ली स्टेज में, तो उसी स्थिति पे वो आपकी आंख का चश्मा फिक्स हो जाएगा, वरना वो नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं। बस सही वक्त पे अगर आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेते हैं, उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें बच्चों की कंप्लेन को जी। एक कॉलर है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो, कौन सा बात करें? जी, मोहम्मद जावेद खान बोल रहा हूँ, आप गिला गया। अच्छा, मोहम्मद जावेद खान, आपका खैर मकदम है। क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिलियानी से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारा प्यार भरा आदाब कबूल कीजिए। जी, डॉक्टर साहब को आदाब करें। सवाल है डॉक्टर साहब। आदाब जी, बताइए। जी, पहला सवाल तो ये है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को जैसे कि वो आंख से आंसू पानी वगैरह गिरता है। अच्छा, 1 साल से कम बच्चे को आंख से पानी आता है, आंसू आते हैं जी। अच्छा। और कई डॉक्टर जो है कि लिक्विड वगैरह देते हैं। अच्छा। तो फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता। और दूसरा मेरा ये सवाल है जी, लेंस लगाने के लिए कई डॉक्टर के कई चार्जेस होते हैं और कई तरह के होते हैं, जैसे 5,000 का है, ये 10,000 का है, ये 15,000 का है, ये लेंस का सिस्टम है। तो इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, लेंस के मुतालिक आप जानना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल। देखिए, आपके दोनों सवाल हमने सुन लिए, और पहला सवाल तो इनका जावेद का ये है कि एक छोटा बच्चा 1 साल से कम उम्र है, आंख से पानी आता है, उसके लिए कई मतलब इलाज भी किया लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। इनकी दोनों आंखों में से पानी आ रहा है या एक ही आंख में से पानी आ रहा है? तो ये तो हेलो जावेद जी, शायद लाइन से। चलो, इनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है और उनको आंखों में से पानी आ रहा है, ये बहुत ही कॉमन देखा गया है बच्चों में वाटरिंग आना जी। इसमें ये होता है कि जहां से हमारी आंखों में जैसे कि टीयर्स ड्रेनेज होती है, बच्चों में उसको ब्लॉकेज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज। इसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि अगर छोटी सी एज में हो तो हम बच्चे को माता जो जैसे कि बच्चे को है रही है तो उसमें क्या कहते हैं मसाज का ऑप्शन बताते हैं। अच्छा। ताकि एक छोटी सी हमारी जो सबसे हाथों की सबसे छोटी वाली अंगुली है उसको एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम दिखाते हैं माताओं को कि इसी डायरेक्शन में बच्चे की आंखों के आसपास मसाज करें ताकि वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि दिन में कम से कम ये 15 से 20 बार और दिन में 3 साइकिल्स करनी चाहिए, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में। और ठीक तरह से अगर प्रेशर अगर दिया जाए तो उसके खुलने के चांस 90% तक खुल जाती है। अगर आपने मसाज वगैरह ठीक तरह से नहीं की या और कोई स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि अगर इससे नहीं ठीक हो रहा तो हम सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं जी। पर इसका इलाज पूर्ण तरह से अच्छा है। अगर इसका इवन मसाज से या सर्जरी से अगर एक बार डक्ट खुल जाए तो बच्चे का पानी आना कंप्लीटली ठीक हो जाता है। अच्छा, इनका दूसरा सवाल ये था कि मार्केट में जो लेंसेज आते हैं उनकी जो कीमत है वो मतलब अलग अलग होती है, तो क्या कीमत के हिसाब से उनमें अच्छे होने वाली बात है, क्वालिटी का कुछ फर्क है क्या? इस तरह का मतलब लेंस जिस तरीके से लेंस की कॉस्ट मार्केट में 100 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के लेंस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है। जिस तरीके से आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है उसमें फाइननेस या जैसे कि स्पष्टता जो और क्लीननेस और जैसे कि ये सब उसकी पैरामीटर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे मार्केट में और भी लेंस अवेलेबल हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीफोकल लेंस। कई लोग इसके लिए ऑप्शन करते हैं। ये लेंस आपका दूर का, पास का और हर डिस्टेंस का देखने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को स्पेयर पावर या सिलेंड्रिकल पावर दोनों अगर चश्मे लगे हुए हैं उसमें टॉरिक लेंस एडवाइस करते हैं। इनकी कॉस्ट थोड़ी और ज्यादा होती है जिसमें सिलेंडर पावर को नलिफाई करने के लिए टॉरिक लेंस डालते हैं जिसमें फिर मरीज को कोई चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती आफ्टर सर्जरी। कहने का मकसद यह है डॉक्टर साहब कि जैसी जरूरत है जिस मरीज को मुताबिक हम लेंस एडवाइस करते हैं और वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, लेंस से मुतालिक एक सवाल मेरे जहन में, लेकिन वो बाद में करेंगे क्योंकि अभी लाइन पे एक कॉलर है। हेलो जी, कौन सा बात करें, नाम बताइए। रमन अग्रवाल लुधियाना से बात कर रहे हैं। जी रमन अग्रवाल साहब, खैर मकदम है सेहत और जिंदगी प्रोग्राम में, लुधियाना से आप बात करें। क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्शीद तहलियानी से? डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ जी, जैसे फॉर द टाइम बिंग लेंस लगा देते कॉन्टेक्ट ऑप्टिकल वाले जी, तो ये हमारी आंखों को, नसों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता? अच्छा, कहने का मकसद ये कि आपका कुछ वक्त के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल किए जाएं अगर आई साइड नहीं भी वीक है तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है? जिस तरीके से हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर का मतलब आंखों में चश्मे की जरूरत है, तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन है। या तो हम उसको ऐनक लगा लें, या तो सेकंड हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर लें, या थर्ड हम आंखों के अंदर लेंस फिट करा लें। जो सेकंड ऑप्शन है, जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से, कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप थोड़े समय तक यूज करते हो तो वो ठीक है। अगर आप उनका कॉन्स्टेंटली उनका यूज करेंगे, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट लेंस है वो हमारी जो पुतली का पारदर्शी पार्ट है उसके आगे लगाई जाती है और वो बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है। अगर हम उसमें कॉन्टैक्ट लेंस से कोई खरोंच वगैरह कॉर्निया पे आ गई तो उसमें डैमेज होने के चांस रहते हैं। और अब कॉन्टैक्ट लेंस का कितनी भी आप पहन ले हाई क्वालिटी के किसी भी कंपनी के, उसमें हमारी पुतली के खराब होने के चांस रहते हैं। अगर आप शादी पार्टी या थोड़े समय तक पहनते हैं तो ओके, फॉर लॉन्गर टर्म हम मरीज को एडवाइस नहीं कहते कि कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करें वो। जी, ये कुछ वक्त के लिए मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे वक्त के लिए अगर जरूरत नहीं है तो वो नुकसानदेह साबित जी, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, आंखों का ड्राइनेस या पुतली खराब होने के चांस रहते हैं। अच्छा, लेंसेज की बात हुई डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और भी आती है, जब लेंस आप इस्तेमाल करते हैं तो उनकी केयर भी करनी पड़ती है जी। वो किस तरह की केयर जो है मरीज को करनी चाहिए? जिस तरीके से हम होती हैं, हमारे 2 तरह के लेंस होते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट लेंस जिसके बारे में मैंने बताया, कॉन्टैक्ट लेंस ये हमारी आंख के बाहर लगे होते हैं, तो इसमें तो ये केयर करनी पड़ती है कि उसको अगर लेंस यूज करते हो तो आप डेली डिस्पोजेबल टाइप यूज करो ताकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांस वगैरह कम रहे। अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं तो आप इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग एजेंट आते हैं ताकि उसकी जो कॉन्टैक्ट लेंस की जो इसकी जैसे हमारे आंखों के बीच में टीयर फिल्म का बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे वो आंखों में सूखापन नहीं रहता। ये सब वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का कोई सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं तो उसको ब्रांडेड या कोई अच्छी कंपनी से लें, ताकि अगर वो सॉल्यूशन ने प्रिजर्व ठीक तरह से कॉन्टैक्ट लेंस नहीं है तो हमारे इन्फेक्शन के चांस बने रहते हैं। ये तो हो गए कॉन्टैक्ट लेंस जो कि हमारी आंख के बाहर लगे होते हैं। इसके अलावा एक होती है इंट्राओकुलर लेंस जो कि सर्जरी के टाइम हम डालते हैं अगर पेशेंट की मोतियाबिंद की सर्जरी की हुई है। इसमें ज्यादा कोई रखाव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आंख के अंदर फिट होते हैं और इसको मसलने से रगड़ने से उनकी कोई पोजीशन पे कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें कोई ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक आम बीमारी और है आंख की, जो जिसे स्टाई या गहरी कहते हैं जी, और कुछ मरीजों में ये देखा जाता है कि वो बार बार निकलती हैं। एक ठीक हो गई कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद वो फिर दोबारा हो जाती है। तो उसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब, क्या एहतियात रखनी चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो? जिस तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि हमें सुरमा या काजल नहीं यूज करना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया कि सुरमा काजल वगैरह यूज करने से हमारी आंखों की जो छोटी छोटी डक्ट्स की ओपनिंग है वो ब्लॉकेज हो जाती है, जिस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है और वो स्टाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जैसे कि हमारी आंखों की जो है बाहर की पोर्शन है उसमें वो स्वेलिंग या रेडनेस आ जाती है, जिसको हम स्टाई कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंखों को आप स्वच्छ जल से धोएं, काजल या सुरमे का प्रयोग ना करें। तो इन सब चीजों का यूज करने से अपनी आंखों को स्टाई वगैरह से बचा सकती हैं। अगर आपको स्टाई वगैरह अगर अक्सर लग रहा है कि आपकी स्टाई वगैरह या इन्फेक्शन हो गया है, तो आप तुरंत नेत्ररोग विशेषज्ञ से सलाह लें। इसमें आपको एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स दिया जाता है जिससे वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। मतलब बार बार होने के चांसेस फिर वो कम हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा गया है कि स्टडीज में भी अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो इनमें भी बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से भी इनमें स्टाई होने के, रिकरेंट स्टाई होने के चांस रहते हैं। जी, और कॉल लेने से पहले नंबर एक बार फिर बता देते हैं। हमारा नंबर है 01123422183 23421083 हमारा नंबर है हिंदुस्तान के सामीन के लिए, और बैरून मुल्क के सामीन व्हाट्सएप के जरिए अपने पैगामात, अपने सवालात तहरीर कर सकते हैं हमें, और हमारा नंबर है +918130913554। और एक कॉलर है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। तो डॉक्टर ऑनरेबल डॉक्टर खुशी जी एंड वॉइस वर्ड स्टार 9। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। अमृतसर से प्रेम सागर बोल रहा हूँ। प्रेम सागर जी अमृतसर से, खैर मकदम है आपका, और आप सवाल कीजिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिलियानी से। क्या कहना चाहते हैं? नहीं भाई, मेरा ना सवाल डॉक्टर साहब से बड़ा सीरियस है। जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब ऐसे है जी, मेरा ब्रदर जो है वो अबा 50 है जी, छोटा ब्रदर अबा 50 है, शुगर पेशेंट है। अच्छा, ऑलमोस्ट बिटवीन 300-400 शुगर चलती रहती है। उसका कारण उसका अल्कोहलिक होना भी है। हेलो जी सुनाई दे रहा, आप बताइए। अच्छा, और मेरा ध्यान से सुनना, थोड़ी सलाह लेनी है। नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। वो उसकी एक आंख में क्लॉट आया, तो डॉक्टर बताते हैं शुगर की वजह से आया। दूसरी आंख अभी बची हुई है, तो एक आंख जो खराब हो रही है वो उसमें ओनली 10-15% ही नजर आता है। दूसरी बच सकती है, कैसे बच सकती है? डॉक्टर साहब ने यहाँ सजेस्ट किए हैं इंजेक्शन, वो कोई 30,000 कहता है, कोई 7,000 कहता है। जी आप थोड़ा मेरे को सलाह दें क्या करने। वो अल्कोहल छोड़ने का मन बनाया है उसने। अच्छा, तो मैं आपसे ये कंसल्ट करना चाहूँगा जी, जो आंख बची है ठीक है, उसको कैसे बचाया जाए, और जो खराब हो गई है वो क्या ठीक हो सकती है? जी, आप लाइन पे बने रहिए, डॉक्टर साहब अभी बताते हैं, आपके सवाल सुन लिए हैं। जी, जिस तरह से हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, या तो ब्लड प्रेशर हो या तो डायबिटीज हो, ये हमारी आंखों के पर्दों पे इफेक्ट करती हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनके मरीज की शुगर है 300-400, इसको हम अनकंट्रोल डायबिटीज के श्रेणी में डालेंगे। इसकी अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से हमारी आंखों में बड़े दुष्प्रभाव कहते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। पर के केस से मुझे लगता है कि प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसमें आपकी जो आंखों की छोटी छोटी नसें हैं पर्दे में, उनका रप्चर हो गया है, और रप्चर होने की वजह से एक ब्लड क्लॉट उनकी
आंख में जमा हुआ है और इनके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कोई इंजेक्शन से। इसमें हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि जो कि इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एंटी वेजेफ के नाम से जानते हैं, जिनका ट्रायल यूएस में काफी टाइम से हो रहा है और अभी भी चल रहा है। ये अभी ट्रायल बेसिस पे हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें ये इस इंजेक्शन की ये क्षमता होती है कि उसको खून ऑब्जॉर्व करने में वो हेल्प करता है। पर यह भी हो सकता है कि एक इंजेक्शन कामयाब ना हो, इसमें मल्टीपल इंजेक्शन लगवाएं हर 3 महीने 6 महीने के गैप के बाद। इसमें हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। इसका हम फ्रिक्वेंट इंटरवल पे 2 जांचें करवाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ओसीटी के नाम से जिसे जानते हैं, ओसीटी, और सेकंड होती है फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी। इससे हम इंजेक्शन लगाने के बाद हम ये 2 जांचें कराते हैं, जिसमें हमें ये दिख जाता है कि इंजेक्शन का कितना % फायदा हुआ। अगर मान लो थोड़ा बहुत परसेंटेज अगर ब्लड क्लॉट में छोटा हो गया है तो इसका हम इंजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो हम उसको सेकंड इंजेक्शन के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, ताकि वो मल्टीपल इंजेक्शन के बाद उनका जो क्लॉट है धीरे धीरे खत्म हो जाए। जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पेशेंट का ब्लड शुगर कंट्रोल होना चाहिए और फ्रिक्वेंट इनके ओसीटी या एफएफए जांच में हम इसका पता लगाएं कि कितना क्लॉट है और इंजेक्शन के बाद कितना % फर्क पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई जो आंख उनकी ऑलरेडी मतलब खराब हो गई, एक तरह से मुतासिर हुई है। उनको अगर इंजेक्शन अगर लगाए जाए तो कुछ % हम इंप्रूवमेंट ऑफ विजन कर सकते हैं। और दूसरी वाली आंख जो है, जो सही आंख है बिल्कुल, वो चाहते हैं कि वो बची रहे। वो बची रहे तभी बची रहेगी जब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है। इनका अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, अगर इतना ही रहा तो ये भी चांस रहते हैं कि वो दूसरी भी आई इन्वॉल्व हो जाए। जी, तो मेन है कि आप अपना शुगर कंट्रोल रखिए और डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप इंट्राविट्रेल इंजेक्शन लगाइए, जिससे आपको थोड़ा बहुत % में फर्क पड़ेगा जो आपकी आंख खराब हो गई है। जी, और बैरून मुल्क के कई सामीन हमें कॉल करें व्हाट्सएप के जरिए, तो कॉल से तो बात आपकी नहीं हो पाएगी। आप व्हाट्सएप पर अपना सवाल जो है तहरीर कर सकते हैं, डॉक्टर से मालूम कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर बताते हैं, +91 813091 3554। और हिंदुस्तान के सामीन के लिए हमारा नंबर है 011 23421083। तो ये ख्याल रखिए कि व्हाट्सएप पे कॉल से सवाल आप नहीं कर पाएंगे और तहरीर कीजिए अपना सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आम बात है आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल या मोबाइल का इस्तेमाल, और ऑफिस में आप रहते हैं तो कई कई घंटे आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके साथ में फिर पॉल्यूशन। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या कोई ऐसी हिकमत अमली है जो हम इख्तियार करें और उससे बच सकें, अपनी आंखों को बचा सकें, उनकी हिफाजत कर सकें? जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हमें मददगार तो है पर साथ में इसके दुष्परिणाम भी हैं। जिस तरीके से आजकल लैपटॉप या लोग व्हाट्सएप या सब में लगे रहते हैं, जिससे आपकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। मतलब कंप्यूटर की वजह से विजन में जो प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई सिस्टम वगैरह यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, कोई भी गैजेट, उसको अपनी आंखों से उचित दूरी पे रखें। उसको बड़ा आंखों के क्लोज ना आए, जितना आप क्लोज लेकर आएंगे तो आंखों पे वो दबाव डालेगा। उसको उचित दूरी पे रखें। अगर और जहां पर आप यूज कर रहे हैं उसका आप लाइटिंग सिस्टम अच्छा हो, अच्छी तरह से लाइटिंग हो, प्रॉपर लाइटिंग हो। डिम लाइट या अंधेरे में गैजेट्स वगैरह का यूज ना करें तो बेहतर है। अगर आप जिस तरीके से आपने बोला कि ऑफिस में बहुत समय तक हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप के आगे रहना पड़ता है, तो उनके लिए हम ये सलाह देते हैं कि सिंपल रूल फॉलो करें, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में 20-20-20 रूल के नाम से जानते हैं। इसका बड़ा ही सिंप्लीफाइड रूल है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। आप हर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पे देखिए, एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड। अच्छा, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड 20 फीट की दूरी पे देखिए, दूरी पर देखना है और एटलीस्ट फॉर 20 सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमारी आंखों की जो पलक झपने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो कॉन्स्टेंटली एक ही फोकस पे हमारी आंख रहती है, जिससे आंखों भारीपन, आंखों में पानी आना, ये समस्या रहती है। ये एक तरीके से हम आंखों को रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि हम अपनी आंखों का फोकस एक चीज से लेकर के दूसरी चीज में शिफ्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर 20 सेकंड, जो कि आंखों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा आप डॉक्टर की सलाह के बाद आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह आंखों में यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेटिंग, जो कि आप लॉन्ग टर्म तक भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उचित दूरी पे अपने सिस्टम को रखें और इल्यूमिनेशन कमरे का बढ़िया बनाकर रखें, ताकि उनके साइड इफेक्ट आपकी आंखों पे ना पड़े। एक कॉलर है इस बीच में लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो
हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन सा आप बात करें? आपको डॉक्टर साहब को आदाब। जी सर, मैं जीपीओ किलियावाली डिस्ट्रिक्ट फाजिलका जी तहसील अबोहर से मास्टर सतपाल प्रजापति बोल रहा हूँ। मास्टर सतपाल प्रजापति साहब, खैर मकदम आपका सेहत और जिंदगी प्रोग्राम में। क्या सवाल है आपका, बताइए। हाँ जी सर जी, मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ जी, और जो अच्छा आपने विषय चुने हैं आंखों के संबंधित, जी शुक्रिया आपका। उससे मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ कि मैं सिलाई का काम करते हैं, पहले भी आपको बताया, मैं भी सिलाई काम करते 35 साल हो गए मेरे को। जी। और अब जो है आंखों में 2.25 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। अच्छा। तो पिछले दिनों मैं कहीं बाजार गया था, तो कोई नई हकीम जो है उन्होंने मेरे को 150 रुपए का सुरमा दिया। अच्छा। बोलो आपका आंखों में चश्मा उतर जाएगा। अच्छा। तो क्या ये मेरे को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? आपसे बात करने के लिए आज तक मैंने उसको यूज नहीं किया है। अच्छा, देखिए हालांकि इस मुतालिक डॉक्टर साहब बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी चूंकि आपने सवाल किया है तो हम अभी डॉक्टर साहब से इसको एक बार और फिर जान लेते हैं कि आपको सुरमा लगाना चाहिए या नहीं, जबकि आपके आंख जो है, आईसाइट जो है, आपकी बीनाई पहले ही कम है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से। जी, जिस तरीके से हमने पहले भी डिस्कस किया, सुरमा, काजल या किसी भी कॉस्मेटिक का प्रयोग करना आंखों पे दुष्प्रभाव लाता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनको ऑलरेडी 2.25 नंबर का चश्मा है, ये एज रिलेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें एज रिलेटेड 40 साल के बाद आपकी नजदीक के देखने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। इसमें प्लस नंबर का चश्मा पहनते हैं ताकि मरीज को निकट की वस्तुएं क्लियरली दिखाई दे। ऐसे कोई भी आज तक कोई भी मेडिकल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जिस तरीके से आपका वो नजदीक का पावर वो चेंज हो जाए। जी, तो इसमें आप ये सब भूल ना करें कि कोई सुरमा या काजल लगाने से कोई ऐसा कोई नहीं होता जादू कि जिस तरीके से आपका वो चश्मा हट जाए। तो मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें और पैसों को वेस्ट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल साहब कॉल करने के लिए। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है जी, वो उसके मुतालिक थोड़ा सा जानना चाहते हैं, हमारे सामने को बताइए वो क्या चीज होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचा तो नहीं जा सकता क्योंकि हेरिडिटरी होती है, ये माता पिता से लेकर के बच्चों में ट्रांसफर होती है। इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसमें ये होता है कि जो हमारे 3 प्राइमरी कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, इसका हम कैसे टेस्ट करते हैं? एक तो प्राइमरी कलर का हो गया और उनको मिक्सचर जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं, इसमें वो एक हमारे इशारा चार्ट्स आते हैं जिसमें वो दोनों का मिक्सचर के कुछ फिगर्स बनी होती हैं, या तो अंकों के हिसाब से 2-3 अंकों के हिसाब से या कुछ ड्राइंग के हिसाब से, जिसमें मरीज को ये कहा जाता है कि उसको आप एक आंख बंद करके राइट आई का फर्स्ट देख करके फिर लेफ्ट आई का हम चेक करते हैं। इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि मरीज को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। इसका हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हेरिडिटरी है, इसका हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जी, और एक बात और जानना चाहते थे डॉक्टर साहब, आमतौर पर ऐसा होता है कि अचानक आंख में आपके कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई और आप घर पे हैं, तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? जिस तरीके से आपको कह रहे हैं कि आंखों में कोई चोट वगैरह लग गई, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस टाइम पे अपनी आंखों को रगड़े या मसले नहीं। सिर्फ अगर घर में स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल से धोएं और तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। कई लोगों में ये देखा गया है कि कोई आंख में कोई चोट लग गई या कुछ कांच का टुकड़ा चला गया है तो उसको मसलने की कोशिश करते हैं। इससे आपका फायदा नहीं होगा बल्कि आंखों को और डैमेज होगा। मान लो कोई फॉरेन बॉडी या कोई जैसी कोई चोट लगी है, अगर कोई कंजक्टिवाइल स्पेस में कोई फंस गई है, अगर आप उसको रगड़ेंगे तो पुतली को वो डैमेज कर देगा और आंख को और नुकसान करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई चोट लगी है, स्वच्छ जल से धोएं और तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ के ज्यादा उसको रगड़ने की कोशिश ना करें और जहां तक हो सके जितना जल्द से जल्द प्रेशर, कोई भी प्रेशर या रगड़ने की कोशिश ना करें। जी, डॉक्टर से रुजू करें। और एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन सा बात करें और कहां से? मैं जी सुनील पाठक, अनारकली बाजार, जगरांव, पंजाब। सुनील पाठक साहब, अनारकली बाजार, जगरांव से। खैर मकदम आपका, और क्या सवाल है आपका, बताइए। नहीं जी, नमस्कार। नमस्कार, आदाब। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब इधर मैंने ना जी शुगर है वो 210 या 190 के करीब रहती है। अच्छा। फिर मैं अपनी निगाह भी चेक करवांदा रहा जी, निगाह मेरी बिल्कुल ओके है। अच्छा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਲ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਖੋਂ ਮੇ ਨਾ ਪਾਣੀ
ले लेता हूँ। जी जी। उसके बाद ठीक हो जाते हैं। अच्छा। और मेरी जो निगाह है वो बिल्कुल ठीक है। मेरी उम्र हो गई 52 ईयर की। 52 ईयर्स की एज है। और मतलब आँख के आसपास आपको तारे से मतलब नजर या झिलमिलाहट सी नजर आती है? हाँ जी हाँ जी। एक दायरा नजर आता है, सर्किल। जी हाँ जी हाँ जी जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये डायबिटिक पेशेंट है और उनका शुगर आई थिंक 210 के आसपास बताया। 200 से 200 प्लस इन्होंने बताया। यस, तो जैसे कि हमने बताया कि डायबिटिक पेशेंट को हर 3 महीने या 6 महीने के भीतर हर 3 महीने में आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और अपनी आंखों का नियमित रूप से पर्दे का जांच करवाएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हमेशा रिस्क रहते हैं कि उनके पर्दे में उनका डैमेज हो जाए। सेकंड, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि उनकी आंखों के आगे तारे की या फ्लोटर की तरह दिखाई देती है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फ्लोटर के नाम से जानते हैं। इसमें ये एज रिलेटेड प्रोसीजर, एज रिलेटेड की तरह कह सकती हैं। जिस तरीके हमारे आंखों का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमने बताया कि लेंस और पर्दे के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम विट्रस के नाम से जानते हैं। एजिंग के हिसाब से उसमें डीजनरेशन वगैरह हो जाता है, फिर इसकी जो इमेज है पर्दे पे बन जाती है और मरीज को ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के आगे कुछ मक्खी या तारे की तरह फ्लोट कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा कोई, अगर इनकी विजन वगैरह दिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एज रिलेटेड प्रोसीजर है तो इसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसको यही है कि आप इसको अवॉइड करें। अगर आपको ये दिखाई दे रहे हैं तो आप थोड़ी आंखों की पोजीशन थोड़ी चेंज करके ऊपर नीचे करके आप उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। ज्यादा इसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एज रिलेटेड प्रोसीजर है और ना तो इसमें कोई सर्जरी हम करते हैं ना तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो कुछ बीमारियां इस तरह की हो गई जो सिस्टमिक आपने बताई थी, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकल, जिनमें कई बार ऐसा होता है आंख की जो हमारी आईलिड है, जिसे हम पपोटा कहते हैं, वो थोड़ा सा नीचे लटक सा जाता है जी। उसको वैसे तो मेडिकल टर्म में शायद टोसिस बोलते हैं। जी जी, टोसिस। तो वो क्या, उसका वजह क्या होती है और क्या उसका इलाज होता है? जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी आंखों की जो है पलक नीचे झुक जाए, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में टोसिस के नाम से जानते हैं। ये कई चीजों से हो सकती है। कंजेनिटल, या तो बच्चे को पैदाइशी है, मतलब अनुवांशिक है, पैदाइशी टाइप। सेकंड, ट्रॉमा की वजह से कोई चोट वगैरह हो लग गई है, जिस तरीके से हमारी एक नर्व सप्लाई होती है उसको डैमेज हो जाए ट्रॉमा में, तो उसकी वजह से ही पलक झुक सकती है। सिनाइल, मतलब एज के हिसाब से भी आपको हो जाए, तो इसके मल्टीपल रीजन होते हैं। और इसमें यह हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और एज, हम इसका अगर सर्जरी करें, इसमें हम स्लिंग सर्जरी करते हैं। इसमें धागे से पलक को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे वो आपका टोसिस 90 to 95% तक करेक्ट हो जाता है। 100% की मैं नहीं गारंटी इसके कह रहा, चाहे आप कहीं से भी कराएंगे, क्योंकि ये मसल है। अगर कोई नर्व डैमेज है या ये कोई एजिंग की वजह से है तो हो सकता है कि वो दोबारा झुक जाए। तो इसलिए हम इसका 100% रिजल्ट तो कहीं भी कोई नहीं बताएगा। अप टू 90 to 95% में इसको करेक्ट करते हैं सर्जरी के तरीके से। जी। और एक और कॉलर लाइन पर है इस बीच में, उनको लाइन पर लेते हैं। हेलो 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 सर जी, नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। कौन साहिब हैं, नाम बताइए। मानेगांव, बालाघाट, मध्य प्रदेश से कुमारी बसंती बघेल बोल रही हूँ। अच्छा, कुमारी बसंती बघेल साहिबा, क्या सवाल है आपका हमारे एक्सपर्ट्स? सर जी, मेरा ये सवाल है कि ना, मैं मतलब मुझे बहुत रोना आता है कोई भी बात को लेकर के, तो आंसू बहुत जोर से निकलता है, तो क्या उससे नुकसान होता है? अब दूसरी समस्या ये है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो क्या सिलाई मतलब कुछ दिनों तक क्या खराब हो जाएगा क्या? 2 सवाल है सर। जी जी बिल्कुल, आपके सवाल डॉक्टर साहब ने सुनिए और आपको जवाब देते हैं। जिस तरीके से ये बता रही हैं काफी इमोशनल लेडी लगती है जी, मुझे बार बार रोना आ जाता है। तो ये तो आमतौर है। रोने से हम ये नहीं कह सकते कि आंखों में कोई दुष्प्रभाव पड़ता है, इसमें आपका टीयर्स का ड्रेनिंग हो रहा है। और अगर आपका कंटिन्यूस भी हो सकता है तो ये हो सकता है कि पोल्यूशन की वजह से या कोई स्मोक की वजह से, या लेडीज चूल्हे या धुएं पे काम करती हैं अंगीठी वगैरह पे, तो उसमें भी ये आंखों में स्ट्रेन पड़ता है और वो ऐसे पानी की तरह निकलता है। तो इसमें डिपेंडिंग पेशेंट को क्या कंडीशन, उसके हिसाब से हम पेशेंट को एंटी एलर्जिक या एंटीबायोटिक का ड्रॉप्स देते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन इनका ये था कि इनको सिलाई का काम करती हैं तो इनकी आंखों पे क्या दुष्प्रभाव है। अगर ये कोई भी व्यक्ति जैसे कि 40 साल से ऊपर है तो उनका जैसे अकोमोडेटरी पावर को नष्ट हो जाती है उम्र के हिसाब से, तो हम ये क्या करते हैं, प्लस नंबर का चश्मा एडवाइस करते हैं। अगर वो नजदीक का काम, सिलाई का काम, बुनाई का या कोई नजदीक का रीडिंग का ये काम कर रहे हैं तो उसमें प्लस नंबर का चश्मा देते हैं जिससे वो आंखों पे अकोमोडेशन पावर का स्ट्रेन ना पड़े और वो अच्छी तरह से उसको क्लियरली देख पाए।
तो स्पेक्स लगा के, चश्मा लगा करके वो नजदीक का काम कर सकती हैं, जिससे कोई ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता आंखों में। अच्छा, कोई खास उम्र में आने पर जो है चश्मे को लगाना चाहिए? जैसे आपने कहा, अभी रीडिंग की बात की। हाँ, 40 प्लस में मोस्टली 90% लोगों में देखा गया कि उनको नजदीक का क्लियरली नहीं दिखाई देता, तो उनको प्लस नंबर का चश्मा एडवाइस करते हैं। जी, तो डॉक्टर से रुजू करें और उसके बाद जो है चश्मे का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो बीनाई है ज्यादा स्ट्रेन ना पड़े और फिर नंबर काफी ऐसा ना कि आप उसको इग्नोर करें और नंबर बढ़ता जाए और फिर आपको दिक्कत हो। जी, और इस बीच में एक और कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले नंबर बता देते हैं। 23421083 और 011 जरूर लगाइए फोन नंबर से पहले, हिंदुस्तान के सामेन के लिए। व्हाट्सएप का नंबर है +918130913554। बैरून मुल्क के सामेन तहरीर कर सकते हैं इस नंबर पे अपने सवालात। और लाइन पर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो, हाँ नहीं सर जी, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार, आदाब जी, नाम बताइए। उत्तम कुमार भगत बोल रहे हैं सर, पाकुड़ झारखंड। अच्छा, उत्तम कुमार भगत जी हैं पाकुड़ झारखंड से। जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था सर कि जैसे कि 40 साल उम्र हो जाए उसके बाद चश्मा ले लेना ही चाहिए, चश्मा यूज करना चाहिए क्या? अब वैसे तो देखिए, अभी डॉक्टर ने बताया है कि 40 साल के बाद जाकर जो नजदीक का चश्मा, अगर कुछ इस तरह का आप काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और मालूम कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। आपका जो सवाल है सुन लिया है डॉक्टर साहब ने? जिस तरीके से उन्होंने पूछा कि 40 साल के बाद चश्मा पहनना जरूरी है, अगर आपको कोई नजदीक का काम कर रहे हैं, अगर आपको की आंखों में ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेन पड़ रहा है नजदीक का काम करते, टीवी देखते हुए या कोई अखबार पढ़ते हुए, तो आप नेत्ररोग विशेषज्ञ से सलाह लें। वो आपका जांच करने के बाद आपको नजदीक के चश्मे का नंबर देगा। तो और जो भी नंबर लें, आप किसी टेक्नीशियन से या किसी ऑप्टिकल शॉप पे नंबर ना लें, प्रॉपर अपनी आंखों की जांच करा के, दवाई डाल के, एग्जामिनेशन कराने के बाद ही नंबर लें, तो एक्यूरेट नंबर निकलता है। अगर आपने गलत नंबर के चश्मे पहनते हैं तो आपकी आंखों में फायदे से ज्यादा नुकसान होने के चांस रहते हैं। आमतौर पे यही देखा जाता है डॉक्टर साहब, आजकल के ऑप्टिकल शॉप में, वक्त की कमी के बायस लोग जो है ऑप्टिकल शॉप पे चले। आजकल तो कंपनियां होम सर्विस भी दे रही हैं। जी, तो यही करना चाहिए आपको कि आप आंख के जो स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करें और उसके बाद जो है फिर वो जो नंबर आपके लिए वो बताते हैं, उसी नंबर का चश्मा आप पहने, ताकि आपकी जो बीनाई है वो आगे और खराब ना हो और उसको रोका जा सके। एक सवाल हमारे जहन में और है डॉक्टर साहब, जो स्क्विंट या भैंगापन है, उसके मुतालिक थोड़ा सा जानना चाहते थे, और उसका क्या कोई परमानेंट इलाज है? जिस तरीके से आपने पूछा कि आंखों का भैंगापन, इसमें दो तरीके के होते हैं। या तो आपकी आंख बाहर की तरफ निकल जाए, या मतलब आपकी जो ईयर की तरफ या अंदर की तरफ या नोज की तरफ, इसको हम दो तरीके से कहते हैं, इजोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया। और बाहर की तरफ निकली गई है तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्सोट्रोपिया कहते हैं, और अंदर की तरफ आ गई तो इजोट्रोपिया, कन्वर्जेंट स्क्विंट के नाम से भी जानते हैं। ये आमतौर पर बच्चों पर देखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जिसकी वजह से भैंगापन है इज रिफ्रैक्टिव एरर। अगर बच्चे को कोई चश्मा है, अगर उसको इग्नोर किया है, तो आंखों उसको एडजस्ट करने के लिए बाहर या अंदर की तरफ जाने की रहती है, तो रिफ्रैक्टिव एरर ये कॉमन है। इसके अलावा कंजेनिटल भी देखा गया है कि बच्चों में शुरुआत बचपन से ही हो। जी, इसका बड़ा ही सफल इलाज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर की जांच करते हैं। अगर उसमें फिर रिफ्रैक्टिव एरर के बाद बच्चे को चश्मा एडवाइस किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है ऑक्लूजन थेरेपी। जो आपकी नॉर्मल आंख है उसको हम ऑक्लूड बंद कर देते हैं, ताकि जो आपकी वीकर आंख है, स्क्विंट वाली आंख है, भैंगेपन वाली, तो बच्चा उस आंख को यूज करे ताकि वो आंख की स्थिति नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। थर्ड ऑप्शन है, अगर इनसे नहीं ठीक होता तो सर्जिकल ऑप्शन है, जिसके काफी अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, कोई एक्सरसाइज भी ऐसी हो सकती है जिससे करने पर थोड़ा फर्क पड़ जाए? जी, उसको हम बच्चों को साइनेप्टोफोर होता है, एक स्पेशल टाइप की मशीन होती है जिसमें बच्चे को शेड्यूल बना करके उतने समय पे पूरी एक्सरसाइज आंखों की करवाई जाती है, ताकि आंखों का जो बाहर और अंदर निकलनापन, टेढ़ापन है, वो अलाइनमेंट हो जाए उस एक्सरसाइज करने से। उसके लिए स्पेशल मशीन की जरूरत होती है, जिसको हम साइनेप्टोफोर के नाम से जानते हैं। अच्छा, सर्जरी से जो ये दुरुस्त किया जाता है भैंगापन, तो क्या ये हमेशा के लिए सही हो जाता है या वापस होने के चांसेस रहते हैं कुछ?
अगर ये यंग एज में किया जाए तो 90% की वो ठीक ही रहता है। अगर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपकी मसल की जो आई, जैसे कि बॉडी मसल वीकनेस होने के साथ साथ आपकी आई की पावर भी मसल की कम हो जाती है। तो हो सकता है सर्जरी करने के बाद अगर आप 40 या उसके बाद सर्जरी करवा रहे हैं तो उसमें ज्यादा रिजल्ट अच्छा ना आए, क्योंकि मसल ऑलरेडी वीक है। सर्जरी के बाद भी ये हो सकता है कि वो मसल अपनी पोजीशन वापस चली जाए। एक कॉलर है लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन साहब बात करें? हाँ नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जामनगर से रजनीकांत जी बोल रहा हूँ। रजनीकांत जी, खैर मकदम आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरी उम्र 70 साल की है जी। मेरी बाई आंख है, उसमें दिखाई नहीं देता, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जब मैं 5 साल का था न तब से। इस वक्त मेरी दाईं आंख है, उसमें बीपी की वजह से मुझे 30% जो विजन था वो लॉस हो गया। अच्छा। बाकी का जो 70% विजन है, उस विजन में अब मैं रास्ते में चल के जाता हूँ तो सामने वाली जो चीजें है ना वो कम दिखा देते या फेंट हो रही है, धीरे धीरे फेंट हो रही है। जी जी। और सामने से लाइट अगर आती है ना तो सर्कल जैसा दिखाई देता है। अच्छा। लाइट का जो रेस है वो सर्कल जैसा दिखाई देता है। जी जी। मैंने यहाँ से ऑप्थेल्मिक से दवा ली थी जी। उन्होंने मुझे बिलिंग ड्रॉप दिया हुआ है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन क्या ये मोतियाबिंद है? यदि हाँ तो उसके लिए क्या आगे कार्यवाही होनी चाहिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे? जी, तो सवाल से इन्होंने बताया कि एक आंख उनकी बचपन से ही वीक है, तो अभी इनकी उम्र 70 इयर्स है, तो एक आंख में तो अम्ब्लायोपिया, जिसमें कि मतलब लेजी आई जिसके नाम से जानते हैं, अगर आपने आई बचपन से अगर ठीक नहीं हुई है तो वो आई सुस्त हो जाती है, जिसको लेजी आई के नाम से जानते हैं, तो उसमें तो विजन आने के ज्यादा चांस नहीं है। दूसरी आंख में उन्होंने कह रहे हैं कि मुझे 30% तक ही दिखाई, 30% तक ही शायद दिखाई भी है और 70% दिखाई दे, 30% उनको लगता है डैमेज हो गई है। तो मोस्ट लाइकली उनकी एज के हिसाब से मुझे लगता है कि उनको मोतियाबिंद हो सकता है। आप तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, उसमें अगर आपको मोतियाबिंद है तो आपकी जो रोशनी खराब हो गई है तो उसके वापस आने के चांस रहते हैं। जितना लेट करेंगे उतना ही आपके लिए वो डेंजरस है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को जैसे जैसे शाम ढलती है या रात की तरफ बढ़ती है शाम, तो कुछ दिखना कम हो जाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी शायद कहा जाता है। ये क्या है और किस वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के नाम से जानते हैं, जिसमें ये दोनों अलग ही कहें। अगर फर्स्ट कैटेगरी में हम कहें तो नाइट ब्लाइंडनेस, तो अगर बच्चों में है तो छोटे बच्चों में तो ये विटामिन ए की डिफिशिएंसी से हो जाती है, परंतु आजकल इसके चांस कम है क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोग्राम में विटामिन ए एक सिरप फॉर्म में आता है, ऑयल फॉर्म में, जिसमें बच्चे को इंजेक्शन के टाइम पे पिलाया जाता है। तो इसके कंपेयर टू अगर हम 10 साल पुरानी बात करें और आज के स्टेटस को ले लें तो इसकी नाइट ब्लाइंडनेस की उसकी वजह से विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से उसकी काफी कम हुई है। सेकंड नाइट ब्लाइंडनेस हम देखा गया रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के नाम से, जो कि हेरिडिटरी होती है, हेरिडिटरी कंडीशन है जो कि माँ बाप से बच्चों की तरफ पैदाइशी होती है। तो उसमें ये हो जाता है कि मरीज ये स्टार्टिंग में बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मुझे नाइट में क्लियरली नहीं दिखाई देता जी। तो इसका कोई ज्यादा सफल इलाज नहीं, क्योंकि हेरिडिटरी है। इसके ट्रायल चल रहे हैं यूएसए वगैरह में, परंतु अभी तक कोई सफल इलाज नहीं आया। अगर विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से है तो वो करेक्टिव है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से इज नॉट करेक्टिव है। अब देखिए वक्त तो बहुत कम है डॉक्टर साहब, लेकिन जाने से पहले एक बार आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो बीनाई है, आईसाइट है, वो बिल्कुल दुरुस्त रहे, उसके लिए कोई ग़िज़ा के मुतालिक आप बताइए, क्या डाइट मतलब लेनी चाहिए? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारी आंखों के लिए विटामिन ए, क्योंकि ये एक पिगमेंट ऐसा होता है कि जो कि रॉड्स एंड कोन, जो कि हमारे छोटे छोटे सेल्स होती है आंख में, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। आप वो सब्जियां फल फ्रूट लें जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, या अगर सब्जियों की बात करें तो पालक वगैरह, जिसमें आपका विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में होती है। परंतु आजकल बच्चे पिज्जा बर्गर में ही लगे रहते हैं, तो इनकी वजह से भी ये उनको बच्चों में सिम्टम है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई गैजेट वगैरह कोई डिवाइस वगैरह यूज कर रहे हैं उसको उचित दूरी पे रखें, और जैसे कि मैंने 2020 का रूल बताया उनको करें। अगर बच्चा कोई स्कूल में ये कह रहा है कि मुझे ब्लैक बोर्ड या कोई नहीं दिखाई दे रहा, उसका आप रिफ्रैक्टिव एरर की जांच कराएं और अपनी आंखों को स्वच्छ जल से धोएं, और कोई भी सुरमे या काजल का प्रयोग ना करें। और आप कोई ब्लड प्रेशर
प्रेशर या कोई डायबिटीज है तो आप हर 3 महीने में या 6 महीने में अपने पर्दे की जांच करवाएं। ये सब आप मोटी मोटी बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो अपनी आंखों को बचाव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी कोई जैसे कि चोट वगैरह लग जाए या कोई फॉरेन बॉडी फंस जाए उसको रगड़ने की कोशिश ना करें। अगर आप ये नियमित रूप से कुछ उपचार करते हैं तो अपनी आंखों को आप लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं। तो सामीन, आज हम बात कर रहे थे सेहत और जिंदगी लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आंखों की मुतालिक आम बीमारियों से, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे आई एक्सपर्ट सीनियर आई सर्जन डॉक्टर खुशी ताहिलियानी। डॉक्टर खुशी ताहिलियानी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने कीमती वक्त निकाला स्टूडियो में आए। धन्यवाद स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। जी, और आइंदा कभी आपसे फिर आपको बुलाएंगे और कुछ और बातें होंगी, क्योंकि ये इतना लंबा एक टॉपिक है आंखों के मुतालिक, जिसको एक घंटे में खत्म करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी बातें आपने बताई बहुत ही मुफीद बातचीत रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।